हेलो गाइस, दिस इज प्रीति। शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑक्सीजन फैमिली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे। आज शुरू करेंगे हैलोजेंस के साथ। हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करी जाए NS2 NP5 जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बेस पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईजिली लिख सकते हो। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करी जाए फ्लोरीन आपको -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलते हैं। इनके एग्जाम्पल्स, मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ आप देख सकते हो। यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ClF3, BrF3, IF3 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आपको क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको क्लोरीन का मॉलिक्यूल मिलेगा एंड ब्रोमीन का मॉलिक्यूल मिलेगा। ठीक है। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं एंड आयोडीन का मॉलिक्यूल मिलेगा। बट अगर आप यहाँ पे HBrO4 मॉलिक्यूल की बात करें या फिर Br2O7 मॉलिक्यूल की बात करें ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलेंगे। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस आता है। एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम जाते हैं नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है तो एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज होता है और ऑर्डर आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी, हैलोजेंस की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही ज़्यादा होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की टेंडेंसी इनकी बहुत कम होती है। ठीक है। और आयनाइजेशन एंथैल्पी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर ही डिपेंड करेगी, साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे जैसे जितना साइज इंक्रीज होता चलेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती चलेगी। फ्लोरीन का साइज सबसे कम है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी इसकी सबसे कम होगी और मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए फ्लोरीन से। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर कुछ ऐसा आ जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो डिक्रीज होती जाएगी। फ्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करी जाए या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करी जाए हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है। क्यों सबसे ज़्यादा है? क्योंकि इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो NS2 NP5 है। एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन पे ये अटेन कर लेंगे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है। अब क्वेश्चन ये है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्लोरीन की ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन? क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ छोटा है। ठीक है। 2p शेल में जब हम इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के केस में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगी? 2s2 2p5। 2p के केस में जब हम इलेक्ट्रॉन की एडिशन करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाती है। ठीक है। क्लोरीन के कंपैरिजन में फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन की एडिशन को ऐड करने की टेंडेंसी थोड़ी कम हो रही है। ठीक है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से, साइज छोटा होने की वजह से। नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा क्योंकि वैन डेर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज होती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑल हैलोजेंस दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो खुद को रिड्यूस करे, दूसरों को ऑक्सीडाइज करे। खुद को रिड्यूस करने का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, और हैलोजेंस हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इसलिए ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर देखा जाए तो आपके पास कुछ ऐसा होगा। अब ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड कितनी जल्दी ब्रेक हो रहा है, एंड दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी एक्सेप्ट हो रहा है।
नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सो फ्लोरीन के केस में आपके पास 2.87 आ जाता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एंड आयोडीन के केस में आपके पास आएगा 0.53 पॉजिटिव। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की, और आपके पास HF, HCl, HBr, HI मॉलिक्यूल आ जाएगा। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर पहला क्वेश्चन बनता है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी अपनी तरफ ज़्यादा होगी, सो ये H पॉजिटिव ईजिली दे देगा। ठीक है। एंड HF स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, बट ऐसा नहीं होता। एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे देखी जाती है एनाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर, और एनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपके पास आता है कुछ ऐसा। आयोडीन की सबसे ज़्यादा, आयोडाइड एनाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, देन आपके पास ब्रोमाइड आएगा, देन आपके पास क्लोराइड आएगा, देन आपके पास फ्लोराइड आएगा। ठीक है। जिसकी वजह से अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखा जाए सो HI की सबसे ज़्यादा होगी, देन आपके पास HBr आ जाएगा, HBr, देन आपके पास HCl आ जाएगा, एंड HF की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। उसके बाद स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है स्टेबिलिटी, किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी। या फिर हम बोल सकते हैं कि देखो ये अब H पॉजिटिव आयन को ईजिली दे रहा है, ईजिली दे रहा है, दैट मीन्स ये बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो रहा है, दैट मीन्स इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, HF की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, देन HCl की, देन आपके पास HBr की, एंड देन आपके पास HI की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट की बात करी जाए, सो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपके पास कुछ ऐसा होगा। HCl का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, HBr का उसके बाद आता है, देन आपके पास HI का आएगा, एंड इसके बाद आपके पास HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। HF पॉलीमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। परसेंटेज आयनिक करेक्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परसेंटेज आयनिक करेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये जो दोनों एटम्स हैं इनके बीच में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा होता है परसेंटेज आयनिक करेक्टर। सो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस HF में होगा, देन आपके पास HCl में आएगा, देन आपके पास HBr में आ जाएगा, एंड देन आपके पास HI में आएगा। सो परसेंटेज आयनिक करेक्टर का ऑर्डर भी आपके पास कुछ ऐसा होगा। डायपोल मूवमेंट चार्ज सेपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, साइज के ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। सो आपके पास डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर भी कुछ ऐसा ही रहेगा। HF का डायपोल मूवमेंट सबसे ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, देन HCl आ जाएगा, HBr आ जाएगा, एंड HI आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद रिड्यूसिंग पावर देखनी है हमने। रिड्यूसिंग पावर स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगी, तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है? HF की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ही कम होगी। ठीक है। सो HF की रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगी, देन आपके पास HCl आ जाएगा, देन आपके पास HBr आ जाएगा, देन आपके पास HI आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। कंपाउंड्स ऑफ डिफरेंट हैलोजन्स दे आर कॉल्ड इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। अब इसमें यहाँ पे XX- टाइप कंपाउंड मिल सकता है, XX-3 टाइप कंपाउंड्स मिल सकता है, XX-5, XX-7 टाइप कंपाउंड्स मिल सकते हैं। इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हो। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ClF एग्जाम्पल आ सकता है, BrCl एग्जाम्पल आ सकता है, IF एग्जाम्पल आ सकता है। ठीक है। यहाँ पे आपके पास ClF3, BrF3 एंड IF3 मॉलिक्यूल मिल सकते हैं। और XX-5 में अगर एग्जांपल्स देखें तो ClF5, BrF5
एंड IF5 मॉलिक्यूल आपको मिल सकते हैं। XX-7 में आपको IF7 मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है। अब ये वाले कंपाउंड्स जो होते हैं ये मोर रिएक्टिव होते हैं देन These compounds are more reactive than intrahalogen compounds. Intrahalogen compounds कौन से होंगे? X2 टाइप कंपाउंड्स, जैसे आपके पास X2 टाइप कंपाउंड्स आ गए, जैसे आपके पास F2 आ गया, Cl2 आ गया, Br2 आ गया। अब यहाँ पे इंटरहेलोजन कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से आपको पोलैरिटी मिल रही है बॉन्ड्स में, जिसकी वजह से इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है। अब नेक्स्ट आता है आपके पास डायटोमिक टर्म सिंबल। सो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का डायटोमिक टर्म सिंबल आपको सेम ही मिलेगा, ठीक है। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही होगी सबकी। सो सबसे पहले हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। अब अगर हम F2 के लिए डायटोमिक टर्म सिंबल लिख रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा है, तो कौन सा वाला ट्रिक यूज़ करोगे? ये केमिकल बॉन्डिंग मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, 1-2-2-1 वाला आप ट्रिक यूज़ करोगे। पी सबशेल में आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक फ्लोरीन एटम के, दूसरे फ्लोरीन एटम के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल आपको 10 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। सो ये हमने फिल कर दिए 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे डायटोमिक टर्म सिंबल के लिए L की वैल्यू चाहिए, +1 होगी, -1 होगी। हम होमो देखते हैं, सो L की वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है, ठीक है। 2s+1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 2s+1 की वैल्यू स्पिन भी +½ -½ +½ -½ की वजह से 0 होगी। सो 2s+1 की वैल्यू 1 आ गई। अब डायटोमिक टर्म सिंबल आ जाएगा आपके पास L0, इसकी वजह से हम सिग्मा लेंगे। यहाँ पे 2s+1 की वैल्यू आ गई, 1 की वजह से नेगेटिव आएगा। और अब ये सिग्मा आपके पास जिरेड है, पाई अनजिरेड है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये जिरेड होंगे एंड सिग्मा अनजिरेड होंगे। सो जिरेड इंटू जिरेड, जिरेड, जिरेड इंटू जिरेड, जिरेड। सो यहाँ पे जिरेड इंटू जिरेड क्या आ रहा है? जिरेड आ रहा है। सो यह आ गया आपके पास डायटोमिक टर्म सिंबल। यहाँ पे अब आपके पास होमो है, पाई जिरेड, एंड लूमो आ रहा है, सिग्मा अनजिरेड, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है, 1 की वजह से पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नहीं। यहाँ पे आपके पास टर्म सिंबल आएगा 1 सिग्मा पॉजिटिव जिरेड, अगर यहाँ पे 3 होता तब नेगेटिव आता। अब डायटोमिक टर्म सिंबल तो सबके लिए सेम ही रहेगा, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके लिए डायटोमिक टर्म सिंबल तो सेम ही है। डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में होमो-लुमो गैप के ऊपर। होमो-लुमो गैप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ठीक है। सो जैसे जैसे आपके पास होमो-लुमो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, होमो-लुमो गैप भी इंक्रीज होगा, और होमो-लुमो गैप का ऑर्डर आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हो रही है, जिसकी वजह से हैलोजन कलर्ड इन नेचर है। इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन भी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? होमो-लुमो गैप के ऊपर डिपेंड करेगी। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? होमो-लुमो गैप के ऊपर डिपेंड करेगा, और ऑर्डर आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे होमो-लुमो गैप इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे वैसे कलर की इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। और अगर हम कलर की बात करें, सो फ्लोरीन जहाँ पे होमो-लुमो गैप सबसे ज़्यादा है, दिस इज ऑलमोस्ट कलरलेस, ऑलमोस्ट कलरलेस, ठीक है। क्लोरीन आता है आपके पास पेल येलो कलर का, क्लोरीन है आपके पास पेल येलो कलर का। ब्रोमीन रेड ब्राउन कलर शो करता है, एंड आयोडीन वॉयलेट कलर, ठीक है। सो कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे होमो-लुमो गैप डिक्रीज हो रहा है। सो लैम्डा मैक्सिमम भी होमो-लुमो गैप के ऊपर डिपेंड करेगा, जितना कम होगा उतनी ही ज़्यादा होगी लैम्डा मैक्सिमम। उसके बाद लैम्डा मैक्सिमम एंड एनर्जी का इन्वर्स ऑर्डर होता है, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। सो एनर्जी का इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो आपके पास एनर्जी का ऑर्डर भी उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और थोड़ा सा ट्रिकी है। क्यों?
क्योंकि नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि फ्लोरीन फ्लोरीन अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर अगर हम सोचें, कॉन्सेप्ट वाइज सोचें, तो हम क्या बोलेंगे कि फ्लोरीन फ्लोरीन का साइज छोटा है, यहाँ पे ओवरलैपिंग अच्छे से हो रही है, साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ये बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। अब ऐसा क्यों नहीं होता? देखो, फ्लोरीन के केस में इसका साइज छोटा होता है एंड यहाँ पे आपके पास 3 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास लोन पेयर है। साइज छोटा होने की वजह से लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर आपके पास कुछ ऐसा आएगा, Cl2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, देन आपके पास Br2 की आ जाएगी एंड F2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी थर्ड नंबर पे आ जाती है। किसकी वजह से? साइज छोटा हो रहा है, लोन पेयर रिपल्शन आ रही है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर आपके पास कुछ ऐसा होगा और ये आपको याद रखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट वाइज आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। सो अगर यहाँ पे हम देखें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन की कम होगी, देन आपके पास क्लोरीन की सबसे ज़्यादा आएगी, देन आपके पास ब्रोमीन की आएगी एंड आयोडीन की सबसे कम होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं हैलोजन ऑक्सो एनाइंस। तो इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? सबसे पहले तो आपको इनके नाम याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट, शेप या पॉइंट ग्रुप के ऊपर बनेगा, बट आपको फॉर्मूला नहीं दिया होगा, ये नाम दे सकते हैं वो, ठीक है। तो ClO नेगेटिव हाइपोक्लोराइड, ClO2 नेगेटिव क्लोराइड, ClO3 नेगेटिव क्लोरेट एंड ClO4 नेगेटिव पर क्लोरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। X ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पे -2 इज इक्वल टू -1, होल कंपाउंड के ऊपर -1 चार्ज है, सो X की वैल्यू आ गई आपके पास +1। X -4 इज इक्वल टू -1, X की वैल्यू आ गई आपके पास +3। X -6 इज इक्वल टू -1, सो X की वैल्यू आ गई आपके पास +5। X -8 इज इक्वल टू -1, X की वैल्यू आ गई आपके पास +7, ठीक है। सो ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली। पहले आ रही है +1, फिर +3, +5 एंड +7। अब यहाँ पे आप ध्यान में क्या रख सकते हो नाम को याद रखने के लिए, कि जहाँ पे 8 वर्ड यूज़ हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो 8 वर्ड यूज़ हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे 8 वर्ड यूज़ होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम है वहाँ पे एंड में 8 यूज़ हो रहा है, ठीक है। बाकी अगर 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको नाम इजीली याद हो जाएंगे। शेप देखते हैं अब। ClO नेगेटिव आपको लीनियर शेप मिलेगी, यहाँ पे 2 ही एटम्स हैं। उसके बाद ClO2 नेगेटिव, स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करो, VSEPR थ्योरी से आप शेप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। स्टेरिक नंबर 4 आएगा यहाँ पे, सो हाइब्रिडाइजेशन आपको sp3 मिलेगी और 2 लोन पेयर की वजह से एंड 2 बॉन्ड पेयर की वजह से आपको यहाँ पे मिलेगी बेंट या एंगुलर शेप मिलेगी। नेक्स्ट आप देख सकते हो एक लोन पेयर होगा, स्टेरिक नंबर यहाँ पे 4 आएगा, सो यहाँ पे आपको मिलेगी पिरामिडल शेप। नेक्स्ट एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सो यहाँ पे आपको मिलेगी टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री भी एंड शेप भी, ज्योमेट्री तो इनकी टेट्राहेड्रल ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आएगा C∞V पॉइंट ग्रुप। ClO2 नेगेटिव का पॉइंट ग्रुप होगा, C2 एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस है, C2V आ जाएगा। यहाँ पे C3 एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस है, C3V आएगा। यहाँ पे आपके पास पॉइंट ग्रुप आएगा टेट्राहेड्रल, ठीक है। सो पॉइंट ग्रुप वैसे तो हम ग्रुप थ्योरी में अच्छे से सीखेंगे, बट आप ऐसे भी देख सकते हो
कि देखो ये वाटर की तरह होगा, अगर इसकी शेप देखोगे आप तो वाटर की तरह होगी, C2V पॉइंट ग्रुप होगा, जैसे कि वाटर का आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ये NH3 मॉलिक्यूल की तरह होगी इसकी शेप, तो आपके पास पिरामिडल शेप आएगी एंड C3V पॉइंट ग्रुप होगा उसका, एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप होता है। नेक्स्ट, फाइंड pKa वैल्यू। अब हमने ऑक्सो एनाइंस के ऊपर इंफॉर्मेशन गैदर कर ली। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑक्सो एसिड्स के ऊपर, ठीक है। सो ऑक्सो एसिड्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले pKa वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी। सो इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 8 - 5p, ठीक है। p क्या है यहाँ पे, कोई भी एलिमेंट डबल बॉन्ड O, ये आपके पास जितने नंबर होंगे उतनी ही p की वैल्यू होगी। ऑक्सो एसिड्स आ रहे हैं, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो pKa वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं हम यहाँ पे, एसिडिक स्ट्रेंथ हमें पता चल जाएगी। तो ये सारे एसिडिक इन नेचर है, OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे, एक एक हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, एक OH ग्रुप तो प्रेजेंट ही होगा, ठीक है। सो स्ट्रक्चर आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा OH। नेक्स्ट, एक OH तो आप लगा ही दो, उसके बाद देखो अब 2 ऑक्सीजन है, सो हमने लगा दिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, सॉरी यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, तो एक तो ऑलरेडी लगा हुआ है, एक और लग जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, एक OH आपने लगा दिया, बाकी 2 ऑक्सीजन बचे, ठीक है। सो हम 2 ऑक्सीजन लगा देंगे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें, Cl, एक OH हमने लगा दिया, बाकी आपके पास 3 ऑक्सीजन बचे, सो हमने यहाँ पे लगा दिए 3 ऑक्सीजन, ठीक है। सो यहाँ से आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया, और आप pKa वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। 8 - 5 × 0 होगा यहाँ पे, सो pKa वैल्यू 8 आएगी। 8 - 5 × 1 आएगा, सो pKa वैल्यू 3 आ गई। 8 - 5 × 2 आया, तो pKa वैल्यू आपके पास -2 आएगी। 8 - 5 × 3 आ रहा है, 15 - 8, सो pKa वैल्यू आपके पास -7 आ गई, ठीक है। सो जैसे जैसे ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहे हैं, pKa वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और अगर pKa वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। सो ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम लिखते हैं, ClO की सबसे कम होगी, HClO2 की उसके से ज़्यादा होगी, HClO3 की उससे ज़्यादा होगी, एंड HClO4 की सबसे ज़्यादा होगी। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कैसे कर रही है। जैसे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहें, सो यहाँ पे +1 आ जाएगी, +3 आ जाएगी, +5 आ जाएगी, एंड +7 आ जाएगी, ठीक है। सो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे आपके पास ये Cl डबल बॉन्ड O इंक्रीज हो रहे हैं, वैसे वैसे ऑक्सीडेशन एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, और pKa वैल्यू डिक्रीज होने पे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। अब हम शुरू करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन के साथ। सो इसमें आपको सबसे पहले तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ClO, Cl बॉन्ड ड्रॉ कर दो सबसे पहले, और इसके बाद ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 7 हैं। सो 3 ऑक्सीजन आप इस क्लोरीन पे लगा दोगे, एंड 3 ऑक्सीजन आपके दूसरे वाले क्लोरीन पे लग जाएंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सो यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेते हैं। इस -2 की वजह से +2 आ जाएगी, इस -2 की वजह से +2, इस -2 की वजह से +2, एंड इस -1 की वजह से यहाँ पे +1। सो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई आपके पास +7। यहाँ पे भी आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट लाइकवाइज +7 आएगी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो रिएक्शन पे पूछा जाता है कि अगर आप Cl2O7 की रिएक्शन वाटर के साथ करा रहे हो तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। सो रिएक्शन के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे वाटर लिख दो OH, और ये वाले बॉन्ड क्लीव हो जाएंगे, और आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1 2 3 4 HCl4 Cl
O4 आ गया आपके पास, प्लस यहाँ पे भी 1 2 3 4 HClO4 ही मिल रहा है। दैट मीन्स आपको 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं यहाँ पे HClO4 के। एंड आप यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हो, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। सो ये आ गया आपके पास ऑक्सो ऑक्साइड आ गया ये, और ये आ गया आपके पास ऑक्सो एसिड। ठीक है, ऑक्सो एसिड आ गया। सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि Cl2O7 का ऑक्सो एसिड क्या होगा या फिर HClO4 का ऑक्साइड क्या होगा। सो ये इजीली मैंने क्या बताया था कि ऑक्सो एसिड एंड ऑक्साइड में जब वाटर के साथ रिएक्शन होगी, सो ऑक्साइड की जब वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आना चाहिए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं Cl2O6 की तरफ। अगर यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ClOCl आ जाएगा। एंड अब यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 6 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन हमने यहाँ पे यूज़ कर लिए और 3 ऑक्सीजन आप यहाँ पे लगाओगे। ठीक है, अब अगेन इसकी वाटर के साथ रिएक्शन होगी। सो Cl2O6 की जब वाटर के साथ रिएक्शन होगी, अब देखेंगे हमें क्या मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, क्या प्रोडक्ट मिलते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे -2 -2 -2 एंड -1, सो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +7। एंड यहाँ पे आपके पास टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -2 -2 -2 सॉरी -1 -2 -2 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। अब इन दोनों क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रही है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है। दैट मीन्स यहाँ पे अब आपको 2 डिफरेंट कंपाउंड्स मिलेंगे। ठीक है, सो जब वाटर के साथ यहाँ पे रिएक्शन होगी, सो आप यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हो, सो ऐसे बॉन्ड की क्लीवेज होगी। सो आपको एक मिल जाएगा HClO4 मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन आ गया, प्लस एक 1 2 3 HCl3 मॉलिक्यूल मिलेगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करके देखो, यहाँ पे तो +7 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आई है, और यहाँ पे भी हम देखें तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी और यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो यहाँ पे आपको 2 टाइप के ऑक्सो एसिड्स मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट Cl2O5 है। अगेन आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। सो Cl बॉन्ड आ गया, उसके बाद अब 4 ऑक्सीजन यहाँ पे इस तरह लगे हुए होंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो ऑक्सीडेशन स्टेट -2 -2 एंड -1 की वजह से यहाँ पे +5 आ जाएगी, एंड लाइकवाइज यहाँ पे भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। और जब आप रिएक्शन कराओगे Cl2O5 ऑक्साइड की वाटर के साथ, तब आपको ऑक्सो एसिड्स मिलेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा HOH। यहाँ से बॉन्ड क्लीव होंगे और आपको यहाँ पे मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HClO3। ठीक है, सो Cl2O5 का ऑक्सो एसिड आ गया HClO3। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, नेक्स्ट मॉलिक्यूल देख लेते हैं। सो यहाँ पे भी सबसे पहले आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। Cl यहाँ पे भी अब यहाँ पे आपके पास 3 ऑक्सीजन है। सो डबल बॉन्ड O आ जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आपके पास आ गई +3, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +3। वाटर के साथ जब रिएक्शन होगी तो ये क्लीवेज होगी कुछ ऐसे। सो Cl2O3 की रिएक्शन जब हम वाटर के साथ कराएंगे, सो यहाँ पे आपको 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे HClO2।
ठीक है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, HClO2। सो यहाँ पे भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे आ रही है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे आपके पास आ रही है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब नेक्स्ट हम ब्रोमीन एंड आयोडीन के ऑक्साइड्स देखेंगे। सो इनके स्ट्रक्चर्स आपको पता होना चाहिए। Br2O5 का स्ट्रक्चर वैसे ही होगा जैसे Cl2O5 का स्ट्रक्चर होगा। Br बॉन्ड ड्रॉ करोगे और उसके बाद ऑक्सीजन आप लगा दोगे। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आएगी, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आएगी। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर अब आपको याद रखना है Br3O8 का। थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे Br बॉन्ड्स आपको मिलेंगे और बाकी जो मिडल ब्रोमीन है उसके साथ 2 ऑक्सीजन लगे हुए मिलेंगे। बाकी जो टर्मिनल ब्रोमीन्स हैं उनके साथ आपको 3 ऑक्सीजन्स मिलेंगे। I2O5 का स्ट्रक्चर भी जैसे Br2O5 का स्ट्रक्चर या Cl2O5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है वैसा ही आप ड्रॉ करोगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। सो इससे पहले एक और स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि Cl2O5 दिया हुआ है आपके पास, Br2O5 दिया होगा एंड I2O5 दिया होगा। सो यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा जाए सो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा आपके पास I2O5, Br2O5 उससे कम एंड Cl2O5 लीस्ट स्टेबल होता है। दिस इज लीस्ट स्टेबल। और आप अगर अपनी बुक्स में देखो तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन Cl2O5 की आपको मिलेंगी। नेक्स्ट आता है इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। सो कंपाउंड्स ऑफ डिफरेंट हैलोजेंस को हम इंटरहैलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं देन इंट्राहैलोजन कंपाउंड। ये थोड़ी सी मैंने डिस्कशन करी हुई है। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक और बात यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो फ्लोरीन इंटरहैलोजन कंपाउंड्स के हमने एग्जांपल्स देखे हैं यहाँ पे। ये जो एग्जांपल में आप देख सकते हो फ्लोरीन कहीं भी आपको सेंट्रल एटम नहीं मिलेगा, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी हमने पढ़ा था सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबसे ज़्यादा होती है 4.0। ठीक है, इसीलिए फ्लोरीन एज अ सेंट्रल एटम आपको मॉलिक्यूल नहीं मिल रहे हैं। सेंट्रल एटम की का साइज़ बड़ा होना चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। नेक्स्ट आपसे रिएक्टिविटी ऑर्डर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो IF मॉलिक्यूल है, ICl मॉलिक्यूल है, IBr मॉलिक्यूल है, इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमें बताना है। ठीक है, या फिर अगर आप बात करो सो यहाँ पे आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे थर्मल स्टेबिलिटी का। थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। ठीक है, जो एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा होगी थर्मल स्टेबिलिटी। सो थर्मल स्टेबिलिटी आप देख सकते हो आयोडीन सब में सेम ही है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, तो इसीलिए रिएक्टिविटी इसकी कम होगी, स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी एंड रिएक्टिविटी इसकी कम होगी। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी आपके पास IBr मॉलिक्यूल की आ जाएगी। लाइकवाइज आप ClF, BrF या फिर IF मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी देख सकते हो। ठीक है, सो अगेन ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस IF मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा है, दैट मीन्स Ca सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि BrF3 मॉलिक्यूल में एंड ClF3 मॉलिक्यूल में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है या कौन ज़्यादा स्टेबल है, अगेन आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का कॉन्सेप्ट लगाओ। और जैसे जैसे फ्लोरीन इंक्रीज होते जाएंगे एज ए सराउंडिंग एटम वैसे वैसे रिएक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर BrF एंड BrF3 मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी का कंपैरिजन करना हो तो BrF3 की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे एक और बात आपको याद रखनी है कि इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम एबनॉर्मल होता है। एबनॉर्मल का क्या मतलब है कि अगर नॉर्मल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हेलोजन के लिए हम ड्रॉ करते हैं सो उसमें हम 1 2 2 1 p ऑर्बिटल्स के लिए कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, बट इंटरहैलोजन कंपाउंड्स में या फिर बेसिकली हम ले ICl मॉलिक्यूल की बात करें जो कि इंटरहैलोजन कंपाउंड है, इसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अगर आप ड्रॉ करोगे सो यहाँ पे ये 1 2 2
1 वाला ऑर्डर नहीं लगेगा, यहाँ पे 1 2 1 2 वाला ऑर्डर लगेगा, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे आप आयोडीन लिख लो, 5 इलेक्ट्रॉन आयोडीन के हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास p ऑर्बिटल में क्लोरीन के होंगे। टोटल आपको यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होंगे। सो 10 इलेक्ट्रॉन्स आपने फिल कर दिए। बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब यहाँ पे होमो भी आपके पास पाई स्टार रहेगा, लूमो आपके पास सिग्मा स्टार रहेगा। बट अगर आपसे डायटोमिक टर्म सिंबल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डाई एटॉमिक टर्म सिंबल। सो +1 -1, एल की वैल्यू 0 आ जाएगी जिसकी वजह से सिग्मा आएगा। 2s+1 की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पे 1 की वजह से पॉजिटिव आएगा। बट एक बात याद रखनी है, जीरेड या अनजीरेड यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि दिस इज अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, ठीक है। सो डिफरेंस इन छोटी छोटी, मतलब आपको कॉन्सेप्ट आता है पर जल्दी जल्दी में हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। सो जीरेड या अनजीरेड यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि दिस इज अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। तो आप इसको अपने नोट्स में ही लिख लो, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, मतलब जैसे F2 है, Cl2 है, वैसे नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट एटम्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हम जीरेड और अनजीरेड यूज़ नहीं करेंगे। सो यहाँ पे भी सिग्मा जीरेड या पाई जीरेड यहाँ पे यूज़ हम नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब हमारे पास ICl3 मॉलिक्यूल। अब ये डायमर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो ये बात आपको याद रखनी है, ICl3 मॉलिक्यूल्स डायमर में एग्जिस्ट करता है। और इसके स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो स्ट्रक्चर आपके पास इसका होगा B2H6 के जैसा, ठीक है। सो आप यहाँ से 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स फाइंड आउट कर सकते हो, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कितने हैं वो फाइंड आउट कर सकते हो। और बेसिकली डायटोमिक टर्म सिंबल आपसे पूछा जाता है, डायटोमिक टर्म सिंबल नहीं, पॉइंट ग्रुप, ठीक है। सो पॉइंट ग्रुप आपको पता होना चाहिए, जैसे B2H6 का आपके पास पॉइंट ग्रुप D2H है, वैसे ही I2Cl6 का भी आपके पास D2H पॉइंट ग्रुप आएगा। दिस इज प्लेनर मॉलिक्यूल, ये क्या है अब प्लेनर मॉलिक्यूल है। अब एक और बात है, क्या I2Cl6 एंड Al2Cl6 क्या ये दोनों मॉलिक्यूल भी आइसोस्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। सो आपको ये बात याद रखनी है कि ये वाला स्ट्रक्चर जो है Al2Cl6, दिस इज लेयर्ड स्ट्रक्चर। ये क्या है आपके पास लेयर्ड स्ट्रक्चर है। और ये तो लेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। सो इसकी वजह से ये दोनों आइसोस्ट्रक्चर नहीं होंगे, दे आर नॉट आइसोस्ट्रक्चर, ठीक है। अब नेक्स्ट और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो वही आपसे शेप के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्योमेट्री के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंटरहैलोजन कंपाउंड के ऊपर, और F19 स्पेक्ट्रम के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये ऑलरेडी हमने किए हुए हैं। यहाँ पे ClF3 की शेप की बात करें तो आपके पास आती है ये T शेप, ठीक है। ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री आएगी, यहाँ पे 2 लोन पेयर आ जाएंगे आपके पास, VSAPR थ्योरी से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपके पास आ रही है T शेप। अब ये ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करके रखी हुई है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है F19 NMR सिग्नल्स पे। सो -25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे F19 NMR सिग्नल क्या होंगे। सो -25 डिग्री सेल्सियस पे बिलो रूम टेम्परेचर है। सो दैट मीन्स ये रिजिड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। हमने बेरिसोटो रोटेशन के बारे में पढ़ा ही था। ये रिजिड स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे एक्सियल एंड इक्वेटोरियल फ्लोरीन की वजह से 2 सिग्नल्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने सिग्नल्स मिलेंगे आपको, 2 सिग्नल्स मिलेंगे। रूम टेम्परेचर पे ये जो स्ट्रक्चर है अब रिजिड नहीं रहता, एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड्स एक्सचेंज होते रहते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। सो F19 NMR स्पेक्ट्रम में आपको यहाँ पे एक ही सिग्नल मिलेगा फ्लक्सोनियल बिहेवियर की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन स्पेक्ट्रम के ऊपर भी पूछा जाता है। सो स्पेक्ट्रम के ऊपर अब आप एक्सियल की बात करो
एफ एक्सियल के लिए 2Na+1 का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ठीक है। अब एफ एक्सियल है, एक्सियल के लिए हम क्या देखेंगे, इक्वेटोरियल नेबरिंग एटम्स देखते हैं। तो यहाँ पे एक ही है नेबरिंग एटम NMR एक्टिव, सो ये Na की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी एंड यहाँ पे 1/2 आ जाएगी I की वैल्यू। सो यहाँ पे आपको मिलेगा डबलेट, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, डबलेट। और अगर हम इक्वेटोरियल के लिए F19 NMR स्पेक्ट्रम देखें इक्वेटोरियल के लिए, सो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे 2NBI+1। अब इक्वेटोरियल में नेबरिंग एटम आपको कितने मिल रहे हैं, 2 नेबरिंग एटम्स मिल रहे हैं जो NMR एक्टिव हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 × 1/2 +1 आ जाएगा। सो यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रिपलेट, ठीक है। सो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आपको क्या मिल रहा है, डबलेट ऑफ ट्रिपलेट। और इसमें जो नंबर ऑफ लाइंस मिलेंगी, स्पेक्ट्रल लाइंस, वो कुछ ऐसे मिलेंगी, डबलेट ऑफ ट्रिपलेट, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये अगेन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, IF4 नेगेटिव मॉलिक्यूल है, IF5 मॉलिक्यूल है, IF7 मॉलिक्यूल है। सो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शेप के ऊपर, ज्योमेट्री के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सो आप हाइब्रिडाइजेशन तो आई थिंक इजीली फाइंड आउट कर ही सकते हो, शेप, स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे आपको मिल रहा है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। हाइब्रिडाइजेशन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएंगे और एक नेगेटिव की वजह से 8 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन आ रहे हैं, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे एंड 2 लोन पेयर होंगे। स्टेरिक नंबर यहाँ पे 6 आएगा। सो हाइब्रिडाइजेशन आपको मिल जाएगी, 6 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। सो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। F19 NMR स्पेक्ट्रम सिग्नल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो यहाँ पे देख सकते हो सारे ही बेसल फ्लोरीन है, इक्विवेलेंट इन्वायरमेंट है, केमिकल इन्वायरमेंट। सो 1 सिग्नल ही मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे ये वाला फ्लोरीन डिफरेंट सिग्नल देगा और ये चारों फ्लोरीन डिफरेंट सिग्नल देंगे। सो F19 NMR सिग्नल की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको 2 सिग्नल्स मिलेंगे, ठीक है। और आप स्पेक्ट्रम भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी, अब अगर आपको टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, सो पेंटागनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री है, पेंटागनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री भी बेरिसोडो रोटेशन शो करती है। सो फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो करती है, बेरिसोडो रोटेशन नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे, फ्लक्सोनियल बिहेवियर बोलेंगे। सो फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो करती है। सो यहाँ पे अगर टेम्परेचर नहीं दिया है तो इस मॉलिक्यूल को मानो कि ये रिजिड है और आपको यहाँ पे 2 टाइप के सिग्नल्स मिलेंगे, ठीक है, 2 टाइप के सिग्नल्स मिलेंगे। और यहाँ पे अगर आप एफ एक्सियल की वजह से NMR स्पेक्ट्रम फाइंड आउट करना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो आप 1 2 3, इसको एक्सियल लोगे, 1 2 3 4 नेबरिंग एटम है। सो 2Na 2 × Na आपके पास 4 आ जाएगा, I की वैल्यू 1/2 होगी, +1 आ जाएगा। सो यहाँ पे आपको मिलेंगे क्विंटेट मिलेगा। और अगर F इक्वेटोरियल की बात करें सो इसको एपिकल या बेसल भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन में कैसे दिया हुआ है आपको। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 × अब यहाँ पे आप देख सकते हो बेसल या इक्वेटोरियल 1 2 3 4, यहाँ पे जो नेबरिंग एटम है वो सिर्फ एक ही है तो 1 आएगा × 1/2 +1। सो ये कट जाएंगे और आपके पास यहाँ पे डबलेट आ जाएगा, ठीक है, डबलेट आ जाएगा। और इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करोगे आप तो सबसे पहले डबलेट लिखोगे, अब यहाँ पे उसके बाद क्विंटेट लिखोगे, ठीक है।
अगर आपके पास सेम एटम है, एटम वेरी नहीं कर रहे, जैसे फ्लोरीन फ्लोरीन ही है, तो छोटा डबलेट आप पहले लिखोगे एंड उसके बाद क्विंटेंट आप उसके बाद ड्रॉ करोगे, ठीक है। सो लाइकवाइज आप यहाँ पे भी इजीली ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद आपके पास ये मॉलिक्यूल आएंगे, इसके ज्योमेट्री के बारे में पूछा जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछा जाएगा। अब यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें एक और बात आपको याद रखनी है, स्टीरियोकेमिकल इनएक्टिव लोन पेयर्स के बारे में कॉन्सेप्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास दिसंबर 2019 में भी आया हुआ था कि VSEPR थ्योरी कौन से मॉलिक्यूल्स फॉलो नहीं करते हैं। सो उसमें से कोई आपके पास दो मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल ऐसा था जो स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर थे जिसके पास, जो जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आपकी VSEPR से आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। सो वो क्वेश्चन क्या था अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, केमिकल बॉन्डिंग में आई थिंक मैंने आपको कराया होगा वो क्वेश्चन। सो यहाँ पे अगर देखो, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए सेंट्रल एटम के पास, 1 2 3 4 5 6 फ्लोरीन बॉन्ड्स बना लेगा और एक आपके पास लोन पेयर आ जाएगा। पर ClF6 एंड BrF6 ये इनएक्टिव लोन पेयर्स होते हैं, इनके इनएक्टिव लोन पेयर्स होते हैं, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर हैं। सो इन दोनों के केस में आपको हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी, P3D3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी, ठीक है, P3D3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी। और यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मिलती है, ठीक है। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल नहीं बोलोगे आप, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोलोगे, इनएक्टिव लोन पेयर होगा। और IF6 मॉलिक्यूल नेगेटिव, यहाँ पे स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर नहीं होता है, यहाँ पे आपको sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन ही मिलती है। ये थोड़ा सा मैं रिवाइज करा रही हूँ, हमने केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से किया हुआ है। अगर आपने मेरे केमिकल बॉन्डिंग वाले लेक्चर नहीं देखे हुए हैं सो वो आप देख सकते हो, वो मैंने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया हुआ है। स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर वाला डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल आपको यहाँ पे ज्योमेट्री मिलेगी, ठीक है, शेप मिलेगी, सॉरी। उसके बाद एग्जांपल्स यहाँ पे भी देख लो। सो इसके केस में अब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल SeCl6 एंड SbCl6 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर शो करता है। सो यहाँ पे ज्योमेट्री आपको इन ऑक्टाहेड्रल मिलेगी, P3D3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, यहाँ पे भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, P3D3 आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होगी। और यहाँ पे देखें, सो sp3d3 आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आएगी और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल आपके पास शेप आएगी, ठीक है। या फिर इसको हम पेंटागनल मोनोपिरामिडल भी बोलते हो, आप डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंट्राहैलोजन कंपाउंड्स। सो इंट्राहैलोजन कंपाउंड्स जैसे आपके पास मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, X2 हो सकता है, F2Cl2, या फिर इसमें आयंस भी आ सकते हैं, X3 नेगेटिव आयंस हो सकता है, X3 पॉजिटिव आयन हो सकता है, X5 पॉजिटिव हो सकता है, X5 नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। सो एग्जाम्पल देखें तो आपके पास I3 पॉजिटिव का एग्जाम्पल है, I3 नेगेटिव का एग्जाम्पल है, I5 पॉजिटिव का एग्जाम्पल है, I5 नेगेटिव का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शंस आपको ये थोड़ी सी आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ पे ये I नेगेटिव है, ये बेस की तरह बिहेव करेगा, I2 एसिड की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इसके पास वीकेंड d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पे हमें I3 नेगेटिव मिलेगा। अब देखो रिएक्शन टाइप क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सो अब बेसिकली आपसे इसकी शेप के बारे में पूछा जाएगा, स्ट्रक्चर, सो लीनियर शेप मिलेगी, ज्योमेट्री के बारे में पूछा जा सकता है, और कितने नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो आई आपको यहाँ पे, और ये कुछ 3 लोन पेयर मिलेंगे, 2 बॉन्ड पेयर्स मिलेंगे, और ये आपके पास स्ट्रक्चर आ जाएगा। स्ट्रक्चर ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। सो ये है, आ रहा है आपके पास 3 सेंटर, ये आ रहा है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। ये है, ये जो बॉन्ड है ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है।
और आपको यहाँ पे 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के लिए MOT याद रखनी है। सो इसमें होमो एंड लूमो के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, एंड यहाँ पे आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, ये आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किसके लिए ड्रॉ करोगे, जैसे XCF2 के लिए ड्रॉ कर सकते हो, ICl2 नेगेटिव के लिए ड्रॉ कर सकते हो, IBr2 नेगेटिव के लिए, या फिर ClF2 नेगेटिव के लिए आपके पास ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करोगे। 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो आप 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो। ये आपके पास होमो आता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि होमो क्या होगा, तो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल यहाँ पे होमो होंगे, एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके पास लूमो होंगे। बस यही आपको याद रखनी है बात। ठीक है, अब नेक्स्ट ये रिएक्शन आ रही है, I3 नेगेटिव I2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, नेगेटिव बेस की तरह बिहेव करेगा, I2 एसिड की तरह बिहेव करेगा, I5 नेगेटिव मिलेगा। अब I5 नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी VSAPR थ्योरी से आप EPR थ्योरी से आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो ये याद रखना है, दिस इज नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, प्लेनर मॉलिक्यूल, और इसका स्ट्रक्चर होता है आपके पास कुछ ऐसा, I आएगा, देन आपके पास I, यहाँ पे I एंड I। ठीक है, और होल नेगेटिव चार्ज, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। नेक्स्ट कुछ रिएक्शंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ClF3 की रिएक्शन SbF5 के साथ हो रही है। सो ये मैंने आपको सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शंस बताई हुई हैं। ये क्या है, लुईस एसिड है। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है। सो जो स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होंगे ये एक हैलोजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको SbF6 नेगेटिव मिल जाएगा एंड ClF2 पॉजिटिव, सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे इन दोनों की स्ट्रक्चर एंड शेप के बारे में पूछा जा सकता है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछ सकता है, तो आई होप वो आप इजीली कर लोगे, क्योंकि VSAPR थ्योरी ही यहाँ पे यूज़ होगी। लाइकवाइज यहाँ पे भी आपको ASF6 मिल जाएगा नेगेटिव एंड ClF2 मिल जाएगा आपको पॉजिटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सूडो हैलोजन एंड सूडो हैलाइड्स। सो इनके आपको एग्जाम्पल्स पता होनी चाहिए, एग्जाम में आपसे एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे। ठीक है, सो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं दोनों ही, सूडो हैलाइड्स एंड सूडो हैलोजन। सूडो हैलोजन्स डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट होंगे एंड हैलाइड्स मोनोमर होंगे और नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। सो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, सूडो हैलोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है और नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, सो इनको सूडो हैलोजन क्यों बोला जाता है, यहाँ पे कोई हैलोजन तो प्रेजेंट नहीं है। सो बेसिकली इनकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं या फिर सिमिलर होती हैं हैलोजन की तरह, इसीलिए इनको सूडो हैलोजन या सूडो हैलाइड्स बोला जाता है। ठीक है, सो मैं इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू गाइस।